और कितनी डेमोक्रेसी को मानने वाले कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग, ये लाल टोपी वाले लोग, गुंडागर्दी माफियाओं के दम पर अपनी सरकार चलाने वाले लोग आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जिन्होंने कभी मत पेटियों को सुचारू रूप से गरीब जनता को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को इन लोगों ने पाला और उन लोगों ने किस तरीके से गरीब जनता पर जुल्म ढाए, उन लोगों को तो वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज किस न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं ये। और उम्मीद ही नहीं थी इस तरह के रिजल्ट आने की उपचुनाव में। मैं बात कर रहा हूँ सत्ता नसीब पार्टी भाजपा की कि जब उपचुनाव हो रहा था तो लग रहा था कि सरकार हमारी है तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आया उसमें केवल भाजपा एक ही सीट पर जीती है, गुजरात में। बात अगर मोटे मोटे तौर पे हम बिहार और मध्य प्रदेश की करें, जहाँ पे भाजपा का राज है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, वहाँ पे भी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। सियासी पंडित तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, क्या भाजपा का ग्राफ गिरा है, क्या लोगों की पहली पसंद नहीं है अब भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जो रिजल्ट मिला है, जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के सवालात उठते हैं ईवीएम को लेकर, चुनाव टारगेट को लेकर, सत्ता के प्रभाव को लेकर, इस बार विपक्ष चुप है, विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। तमाम तरह के सवाल आते हैं, तमाम तरह की बातें हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक सचिन चौधरी हैं, आपको बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपका भी स्वागत। लग रहा था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे, जिस तरह के रिजल्ट उपचुनाव में आए हैं, बात जाए बिहार की जाए या बात जाए दतिया सीट की, मध्य प्रदेश की जाए, लग रहा था कि उपचुनाव में तो प्रभाव में संभावना बहुत ज्यादा होती है चुनाव जीतने की, उपचुनाव को, क्योंकि सत्ता से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। और यहाँ पे रिजल्ट भी एक तरह का बिल्कुल विपरीत आ गया। बिल्कुल, देश के अंदर जो अभी हाल ही में 2026 में 3 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और उनके जो नतीजे अभी आए हैं, तो उसमें एक दतिया सीट जो मध्य प्रदेश में है, एक बांकीपुर जो बिहार में है और एक मांझरपुर जो गुजरात में है, जिनमें से 2 सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार जीते हैं और गुजरात में बीजेपी अपनी जो पारंपरिक सीट थी उसको जीतने में कामयाब हुई। हालांकि ये भी दोनों सीटें बीजेपी की पारंपरिक ही थी, लेकिन चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं अनुज भाई, तो 2024 से 2026 के बीच 2 वर्षों में लगभग 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो विधानसभा के उपचुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन मुझे हैरानी है अनुज भाई इस बात पर कि आज कोई छाती नहीं पीट रहा है ईवीएम को लेकर। आज देश में एक वैसा माहौल नहीं बनाया जा रहा है जहां पर यह कहा जा रहा हो कि चुनाव आयोग बिका हुआ है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोल रहा है, आज कोई सरकारी मशीनरी के गड़बड़ियों के आरोप नहीं लगा रहा है, आज कोई सत्ता के नशे में मद होकर के सरकारी अधिकारियों के इस्तेमाल का आरोप आज कोई नहीं लगा रहा है। आज उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो आप ये कहेंगे कि आज युवाओं के बीच एक कहीं ना कहीं आक्रोश था। नीट पेपर को लेकर के जो आक्रोश दिल्ली में दिखा वो उपचुनाव में नजर आया। महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, आज ये एक जनादेश बताया जा रहा है सत्ता के खिलाफ। और जब बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो आप कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे अनुज भाई, तो ये लोग क्या कह रहे थे कि हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, अधिकारियों से पोलिंग बूथ पर ये लोग लड़ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि सत्ता का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव इनके फेवर में आए तो आज सबको साफ सूंघ गया। एक जनसुराज पार्टी के नेता जीते और एक जगह कांग्रेस जीत गई, तो इनके हाथ तो ये समझ लीजिए कि ना ये बोलने लायक रहे कि ईवीएम हैक हुई और ना ये कहने लायक रहे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ही चुनाव हुआ है। तो ये डबल गेम जब नेता खेलते हैं तो इस देश का कानून और इस देश की जनता भी समझती है कि विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव गढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। चलो, आप तो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह का रिजल्ट आया उसने चुप्पी लगा दी है विपक्ष के मुंह पर। साथ साथ देखा जाए, चाहे वो बिहार के चुनाव की बात की जाए, जिस तरह के रिजल्ट आए थे, जिस तरह के नतीजे वहां पर आए हैं, हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, साथ साथ पश्चिम बंगाल की बात अगर हम करते हैं तो वहां तो जो सीधा सीधा सत्ता के प्रभाव में बताया जा रहा है कि देखो जिस तरह के रिजल्ट आए हैं पश्चिम बंगाल से, ममता दीदी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आप भूल गए 27 लाख वोटों को। जो 27 लाख वोटों को लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। क्या ये सत्ता का, क्या इस चुनाव आयोग का प्रभाव नहीं है? देखिए, ये एक बार आरोप नहीं लगा सत्ता पे, लगातार आरोप लगते रहे हैं। वोट चोर गद्दी चोर बिहार से शुरू हुआ था। वोट चोरी की शुरुआत 1950s में हुई थी और शुरुआत करने वाले कांग्रेसी थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 72,000 वोट चोरी कर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाया।
आज ये वोट चोरी की बात करते हैं, जिन्होंने 1967 से 1971 के बीच 5 वर्षों के दौरान 45 सरकारें गिराई इंदिरा गांधी ने, 16 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, लगभग 2000 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। आज ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इमरजेंसी लगाने वाले लोग बात करते हैं, सिखों का नरसंहार करने वाले लोग आज डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और कितनी डेमोक्रेसी को मानने वाले कांग्रेसी हैं और समाजवादी पार्टी के लोग, ये लाल टोपी वाले लोग, गुंडागर्दी माफियाओं के दम पर अपनी सरकार चलाने वाले लोग आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जिन्होंने कभी मत पेटियों को सुचारू रूप से गरीब जनता को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को इन लोगों ने पाला और उन लोगों ने किस तरीके से गरीब जनता पर जुल्म ढाए, उन लोगों को तो वोट डालने का अधिकार नहीं था। आज किस न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं ये। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि कांग्रेस का नेता जो कभी वकील हुआ करता था, उसको इन्होंने राज्यसभा भेजा 2 बार, 1968, 1971। 71 के बाद इन्होंने उसको गुवाहाटी हाईकोर्ट का जस्टिस बना दिया, हाईकोर्ट का। उसके बाद वहाँ से 1980 में उनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया कांग्रेस ने। 1983 में जब वो रिटायर हो गए तो फिर राज्यसभा भेजने का काम इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ। आज ये लोग किस लोकतंत्र की बात करते हैं, और ये इतिहास भरा पड़ा है अनुज भाई इनकी बातों से। और जहाँ तक आप चुनाव हारने की बात कर रहे हैं, क्या चुनाव इंदिरा गांधी नहीं हारी 1977 में राजनारायण से? 50,000 से चुनाव हारी थी इंदिरा गांधी। क्या 2019 का चुनाव राहुल गांधी नहीं हारे? क्या एमके स्टालिन अभी हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव हुआ, वो चुनाव नहीं हारे? क्या ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारी? और बीजेपी की बात कर लीजिए, क्या 1984 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हारे? क्या 2019 का चुनाव अरुण जेटली नहीं हारे कैप्टन अमरिंदर सिंह से? तो लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है। लेकिन मुझे तो आज हैरानी हो रही है इस देश के विपक्ष के उन नेताओं पर कि आज वो छाती नहीं पीट रहे हैं बस इस बात की कि ईवीएम हैक हो गई थी, ईवीएम आज उनके लिए सही हो गई, और कल जो आम चुनाव होगा कल वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी, मत पेटियों को लूट लिया जाएगा, अधिकारी ने घुसने नहीं देंगे। तो ये जो सिलेक्टिव राजनीति है इसको देश समझ रहा है। सचिन जी, ये तो आपको पता होगा कि आरोप तो आप पे खूब लगते हैं आजकल। बीजेपी के प्रवक्ता हो, बीजेपी के पत्रकार हो, इस तरह के आरोप आप पे खूब लगते हैं। और आप तो ये कह रहे हैं कि जितनी सरकारें आई है, जितनी दलों की सरकारें आई है, वहाँ लोकतंत्र नहीं रहा है। बीजेपी जब से तब से लोकतंत्र जिंदा है, तब से संवैधानिक सरकारें चल रही है, आप ये बात कह रहे हैं। आरोप तो खूब लगते हैं इस चीज को लेकर। गृह मंत्री के मुकदमे खत्म करने वालों को क्या मिला बात में? आप एक बात बताइए, आप बताइए ना। आप इतिहास सीधा सीधा आरोप। मैं तो जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। शायद आपके दर्शक जो मैंने अभी रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो आंकड़े बताए हैं, उनको आप उठाकर देख लीजिए। अगर उनमें से कोई झूठ, आपने पाला बदल लिया, अगर कोई उनमें से बात झूठ हो तो आप मुझ पर जो आरोप लगा सकते हैं, वो फिर जनता उसको सिद्ध कर सकती है। लेकिन जो आंकड़े मैंने बताए हैं, क्या वो सच नहीं है? क्या 1975 में इमरजेंसी 18 महीने नहीं लगाई गई? क्या देश के बड़े नेताओं को जेल में नहीं डाला गया? क्या पत्रकारिता पर पहरा नहीं लगाया गया? 2014 से 2026 आ गया अनुज भाई, एक प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जितने लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक को भी असंवैधानिक करार नहीं दिया। जबकि आप देखिए इंदिरा गांधी के टाइम पर किस तरीके से इंदिरा गांधी को खुद प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोर्ट तक धक्के खाने पड़े थे अपने चुनाव के लिए। तो आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से आगे बढ़ा रही है, आज गरीब जनता को वोट डालने का उनका संवैधानिक अधिकार मिल रहा है, तो आज इन लोगों को दिक्कत हो रही है, आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये बीजेपी की वजह से मिल रहा है या टीएन सेशन की वजह से मिल रहा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे? टीएन सेशन को क्या कांग्रेस ने जब वो रिटायर हुए तो क्या उनको पद नहीं दिया? क्या एमएस गिल, महेंद्र सिंह गिल जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जब वो रिटायर हुए, क्या उनको अच्छे पद से बीजेपी कांग्रेस ने नहीं नवाजा? क्या उनको राज्यपाल नहीं बनाया गया? ऐसे कई मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे। जी, पात्र का सम्मान करना क्या अपराध है देश में? हम ये नहीं कह रहे हैं। पात्र है, उसने अच्छी सेवाएं दी है अपने जीवन। अच्छा, अगर वो कांग्रेस करे तो पात्रता, और अगर प्रधानमंत्री किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ पर गणेश पूजा में चले जाएं तो वो जज बिकाऊ हो गया, जे सूर्यकांत बिकाऊ हो गए। ये तो गलत बात है ना कि फैसला, अगर आप देखिए, अब आप ईवीएम की हम लोग बात कर रहे हैं और आप उनके सवाल उठा रहे हैं। जितने चुनाव देश के अंदर हुए हैं जहां जहां विपक्ष हारा है, ये छाती पीटने लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है जी। आज तक एक प्रूफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाए कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं जी। कोई भी प्रूफ, कोई मुख्य इनके पास इस तरीके का प्रूफ नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की कोई दलील दे सके। सचिन जी, बड़ी बात ये है कि 27 लाख पे चुप्पी क्यों?
देखिए, एसआईआर लागू करने की प्रक्रिया कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शुरू नहीं हुई। इसके पक्षधर तो कांग्रेस में भी थी। लेकिन देश के अंदर चुनाव में हर किसी को वोट डालने का अपना अधिकार है। तो आप 27 लाख को जो लगता है कि उनको वोट का अधिकार का हनन किया गया, क्या लगता है 27 लाख? सरकारें जो हैं लगातार काम करती है कि हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार मिले। उसी क्रम में एसआईआर हुआ है। और क्या आप सिर्फ उन 27 लाख पर आकर अटक जाते हैं? क्या आप उन वोटर्स को नहीं देखते हैं? चुनाव प्रभावित जिन लोगों, एक मिनट रुकिए, क्या आपको 27 लाख से तो चुनाव प्रभावित होता हुआ नजर आ गया? क्या आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में कितने लाख वोट ममता बनर्जी ने बाहर से घुसपैठियों के बनवाए हुए थे? उस पर आप अभी सवाल पूछते हैं। उसी क्रम में तो मैं कह रहा हूं ना कि अब तक ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव जीतती रही हैं, अब तक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव जीतते रहे हैं, लालू प्रसाद यादव किस तरीके से चुनाव जीतते रहे, कभी इस पर किसने सवाल उठाया? आज पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर बैठे हैं। क्या काम था पप्पू यादव का लालू प्रसाद यादव की सरकार में? क्या काम था मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का मुलायम सिंह की सरकार में? नहीं, हम मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर में। तो आज आप सवाल, आज 27 लाख का इशू बनाया जा रहा है। क्या पहले कभी कांग्रेस से सवाल पूछा देश में क्या हुआ? देखिए, ये लोग सनातन विरोधी भी हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी भी हैं। अब आप खुलकर कहेंगे, आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये बात आप कह रहे हैं, आप सीधा टारगेट कर रहे हैं। आप विपक्ष ने हमेशा अपनी तुष्टिकरण की, आप बड़ी बात कर रहे हैं, पता है राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? विपक्ष को क्यों कह रहा हूं? पता है क्यों कह रहा हूं? राष्ट्र विरोधी। अब सुन लीजिए ना क्यों कह रहा हूं, बताइए। मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रातों रात पीआईएल दाखिल करते हैं, ये ओसामा जी कहते हैं, ठीक। और इतना ही नहीं, बाटला हाउस एनकाउंटर पर तो मैंने आपसे बताया था कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए, बाबर की कब्र पर ये गए, और न जाने कितने ऐसे देश के अंदर काम हुए जो इनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को दिखाते हैं। राहुल गांधी 260 विदेशी यात्रा करते हैं, बोस्टन में जाकर भारत को अब बदनाम करने का काम कौन करता है? तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं हुई तो क्या हुई? और इससे भी अगर आप कहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको एक उदाहरण गिना दूंगा। इनकी फेहरिस्त है कांग्रेसियों की, देश का बंटवारा किसने किया? ये सब धर्म के आधार पर, और आज भी धार्मिक आधार पर ये लोग इस देश को बांटना तोड़ना चाहते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आप इनको राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। अतीक अहमद, क्या आईएसआई से उसके रिश्ते नहीं थे? और क्या आईएसआई उसको पैसा नहीं भेजता था चुनाव के लिए? क्या मुलायम सिंह की सरकार में आईएसआई उनको हथियार नहीं भेजते थे अतीक अहमद को? तो मुलायम सिंह यादव को जब ये बात पता थी तो क्या ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं हुई? क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अतीक अहमद पर कभी चला? कभी उनको मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार कराया? बताइए आप। नहीं, पूरे मदरसा कांड हुआ तो विपक्ष में तो यही लोग आगे ना। चलिए, आप कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद छातियां नहीं पीट रहे हैं। विपक्ष में तो यही लोग है ना, विपक्ष में तो यही लोग है ना, तो यही लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एमके स्टैलिन क्या कह रहे हैं? सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है, और क्या क्या चाहते हैं आप? तो चलिए सचिन जी, वापसी लौटते हैं, उसी मुद्दे पर आते हैं कि जिस तरह से रिजल्ट आया चुनाव को लेके, तो आपने तो बोल दिया कि विपक्ष छाती नहीं पीट रहा है। विपक्ष के सारे आरोप आज तक बिल्कुल ऐसे थे कि वो गलत थे। आपने ये बात कहने का कार्य किया। लगता क्या है चुनाव हारने के वजह भाजपा जब वो सत्ता में भी है? देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है अनुज भाई। मैंने ये हमेशा कहा है, मैंने अभी आपको गिनवाया कि राजनीति में मैंडेट जो होता है जनता का, वो सर्वोपरि होता है। जनता जो मैंडेट देती है वो सब स्वीकार करते हैं उस चीज़ को। हो सकता है कुछ ज़मीनी स्तर पर चुनाव हुआ हो, क्योंकि जब आप उपचुनाव में होते हैं तो लोकल बॉडीज़ या लोकल इश्यूज़ पर चुनाव होता है। जब आप विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं तब आपको स्टेट का पूरा एक मॉडल देखना होता है, आपको मुख्यमंत्री चुनना होता है, आपको प्रधानमंत्री चुनना होता है। और जो लोकल इश्यूज़ पर कई बार चुनाव हो जाता है तो जनता भी सोचती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज होना चाहिए। ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, और इसमें इतना बड़ा कोई इश्यूज़ को नहीं बनाना चाहिए कि बीजेपी चुनाव हार गई, नितिन नवीन जी अपना बूथ हार गए, या नितिन नवीन जी जहाँ से इतना 4-5 बार विधायक रहे, वो मंत्री रहे और फिर राज्यसभा चले गए, उपचुनाव हुआ। तो इतना नहीं होना चाहिए। मैंने आपको भी कहा कि देश के अंदर आप देखिए, रायबरेली और अमेठी तो राहुल गांधी और गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है, वो गढ़ माना जाता है, वहां से चुनाव हार गए। तो हार जीत लगी रहती है, तो इसमें इसको इतना ज़्यादा बीजेपी के लिए नहीं देखना चाहिए कि बहुत बड़ी कुछ हाय तौबा हो गई। ये तो विपक्ष को देखना चाहिए। ना कोई सरकार गिर रही, ना कोई सरकार बन रही है। इतने महत्वपूर्ण चुनाव भी नहीं होते, उपचुनाव पे विपक्ष को थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए। तो साफ स्पष्ट कहना है कि सियासत में तो हार जीत तो लगी रहती है।
और विपक्ष को भी धैर्य से काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी हाय हुल्ला नहीं बचाना चाहिए। ईवीएम पर जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं, तो क्या इस चुनाव में ईवीएम नज़र नहीं आ रहा विपक्ष को, और संतुष्ट लग रहा है उपचुनाव में जिस तरह की चीज़ें आ रही है, और साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी उंगली उठाई गई है। सचिन चौधरी ने विश्लेषण किया, बात की, चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, बहुत शुक्रिया।